अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको क्लास 9th के जनरल ग्रुप के लिए जो कंप्यूटर का जो मॉडल पेपर है उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन और उसकी एक्सप्लेनेशन करके देंगे। ये पेपर जो है ये जनरल ग्रुप के अलावा जो साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है उनको थोड़ी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो हैं वो सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा पेपर के पैटर्न की तरफ डिस्कस करते हैं। तो पेपर जो है आपका साइंस ग्रुप की तरह ये वाला पेपर भी जो होगा, जनरल ग्रुप के तमाम पेपर्स वो 2 आवर्स के होंगे। और कंप्यूटर के पेपर में मार्किंग स्कीम सेम बिल्कुल साइंस की तरह है। 60 मार्क्स का थ्योरी का पेपर है और 15 मार्क्स का जो है आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा। अलबत्ता आपकी जो बुक है जनरल ग्रुप की, वो जो पुरानी बुक है जो कि नॉर्मल साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स की जो ओल्ड बुक थी, वही बुक जनरल ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। और जो न्यू बुक आई है कंप्यूटर की, वो सिर्फ साइंस के बच्चों के लिए। अच्छा भाई, इसमें भी पेपर में 3 सेक्शंस हैं। जो सेक्शन ए है वो एमसीक्यूज़ का है और उसमें आपको जो है 30 मार्क्स के एमसीक्यूज़ करने हैं। 30 एमसीक्यूज़ होंगे, 1 मार्क्स का एक होगा। तो 60 में से हाफ मार्क्स तो आपके 50% एमसीक्यूज़ में कवर हो जाएंगे। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है उसमें 8 क्वेश्चंस में से आपको 6 करने होंगे, यानी सिर्फ 2 की चॉइस है। और 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और सी सेक्शन के अंदर आपने 4 में से सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने हैं और उसके 12 मार्क्स हैं, यानी कि 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो 2 आवर्स के हिसाब से ये पेपर पैटर्न बहुत अच्छा है, आसान है, सिंपल है। और उसमें जो है आपने ज़्यादातर जो है ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि हाफ मार्क्स तो उसी के ही हैं। तो अब सबसे पहले सेक्शन ए शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से ये टिप दे सकता हूँ कि आप जो हैं जो कंप्यूटर साइंस की जो बुक थी, आप अपनी बुक की रीडिंग करें, ठीक है, वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सारे एमसीक्यूज़ जो हैं आपके बुक ही के ज़रिए जो चैप्टर की रीडिंग करेंगे उसी में से आएंगे, चैप्टर के अलावा और कहीं भी आउटसाइड नहीं देगा। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं कि करके सॉल्यूशन इनका करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज हमसे कहता है टू रिमूव एरर्स फ्रॉम अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, कि जब आप किसी भी प्रोग्राम में से एरर्स को रिमूव करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है प्रोग्राम से एरर्स को रिमूव करने का, इसे हम डिबगिंग कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डिबगिंग है, ठीक है। बाकी फ्लो चार्ट, डॉक्यूमेंटेशन, एल्गोरिथम्स, ये सारे अलग अलग स्टेप्स हैं। सेकंड एमसीक्यूज कहता है इट गेव द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर था जिसने मॉडर्न कंप्यूटर का कंसेप्ट दिया, ठीक है। अच्छा, पैस्कल कैलकुलेटर ने मॉडर्न का बिल्कुल भी नहीं दिया था, ना ही पंच कार्ड और ना ही हॉलरिथ मशीन ने। ये कंसेप्ट आपको पता है कि आज जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं इसके लिए फादर चार्ल्स बेबिज को जो है ये ऑनर दिया जाता है कि चार्ल्स बेबिज जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर है। और जो चार्ल्स बेबिज था उसने 2 तरह की जो है कंप्यूटिंग मशीन्स प्रपोज की थी। एक एनालिटिकल इंजन था, ठीक है, और एक डिफरेंशियल इंजन था। तो ये जो चार्ल्स बेबिज का एनालिटिकल इंजन था, ये एक जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो कि उस दौर में उसने इसका कंसेप्ट दिया था और बना नहीं सका था कंप्लीट, सिर्फ इसका कंसेप्ट दिया था। और इसी कंसेप्ट के ऊपर जो एनालिटिकल इंजन का कंसेप्ट था, आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स काम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सेकेंड है, ऑप्शन नंबर। थर्ड एमसीक्यूज में कहते हैं द मोस्टली यूज डिवाइसेस फॉर कंप्यूटर और वीडियो गेम्स, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने डिवाइसेस का वर्ड यूज़ किया, यानी कि वो डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर या वीडियो गेम्स खेलने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें जॉयस्टिक और माउस वो 2 कॉमनली डिवाइसेस हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं गेम खेलने के लिए। और जो है साथ में हम जो है ना इन पर कंप्यूटर में और भी दूसरे जो है काम कर सकते हैं। तो ये दोनों हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। और गेम्स खेलने के लिए अगर ये सिर्फ सिंगल हमें कहता है डिवाइसेस ना लिखा होता, सिर्फ डिवाइस लिखा होता, तो हम जॉयस्टिक को सेलेक्ट करते, क्योंकि जॉयस्टिक कंप्यूटर और दूसरे कंसोल्स के साथ गेम्स खेलने के लिए यूज़ होती है। नंबर 4 में कह रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, डेसिमल नंबर सिस्टम कितने डिजिट्स पर बेस करता है। तो आपको पता है डेसिमल का मतलब ही 10 डिजिट्स होता है, तो यहाँ पर डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं। बाकी बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स होते हैं और 5 और 6 वाला तो कोई नंबर सिस्टम नहीं है। नंबर 5 एमसीक्यूज में कहते हैं कंप्यूटर प्रोसेसेस डाटा इन द फॉर्म ऑफ, कंप्यूटर को जो डाटा प्रोसेस करता है वो कौन सी फॉर्म में करता है, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी या हेक्साडेसिमल। तो बहुत ही सिंपल था, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को समझ सकता है और इसके अलावा जो है वो बाकी सिग्नल्स, बाकी नंबर सिस्टम जो है वो उससे डायरेक्टली प्रोसेसिंग नहीं कर सकता, वो उसको कन्वर्ट बाइनरी में ही करता है। तो बाइनरी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के लिए डाटा फॉर्म है जो यूज़ होती है। बाकी सबसे हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और डेसिमल ये इंसानों की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा बेहतर होते हैं, तो हम इनसे प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तमाम कंप्यूटर जो है ना, याद रखें, वो बाइनरी या डिजिटल डाटा को प्रोसेस करते हैं, जितने भी हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। नंबर 6 में पूछ रहा है द एनालॉग कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक,
स्पीड, वेट, टेम्परेचर, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर्स या कैलकुलेशन। एनालॉग कंप्यूटर्स की डेफिनेशन आपको पता है, ये वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनका काम क्या होता है कि ये जो है फिज़िकली जो चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, जो फिज़िकली वेरिड सिग्नल्स होते हैं उनको ये मेजर करते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं वो फिज़िकल डायमेंशंस को मेजर करने के लिए, जो कि रियल टाइम में होती हैं, उनके लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि आपका बिजली का मीटर है, गैस का मीटर है, पानी का मीटर है, तो वो क्या करते हैं, या हवा की रफ्तार मेजर करनी हो आपने, ब्लड प्रेशर मेजर करना हो, तो ये सारी वो चीज़ें जो कि लाइव डाटा है और ये डाटा फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शंस में पहला ऑप्शन स्पीड, वेट और टेम्परेचर वो एनालॉग कंप्यूटर्स के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नंबर 7 में हमसे कह रहे हैं स्प्रेडशीट प्रोवाइड्स अ वेरी एफिशिएंट मोड ऑफ। स्प्रेडशीट किस चीज़ के लिए सबसे एफिशिएंट मोड प्रोवाइड करती है? अब आपको पता है स्प्रेडशीट का मतलब MS एक्सेल आ जाता है, आप MS एक्सेल के ऊपर काम करते हैं। अब MS एक्सेल को डॉक्यूमेंटेशन के लिए तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता, उसके लिए MS वर्ड यूज़ होता है। इसी तरह डाटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपके पास MS एक्सेस या कोई सी भी डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और यही डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग के लिए भी यूज़ होता है, यानी वही डाटाबेस होती है। तो स्प्रेडशीट का काम क्या हुआ, स्प्रेडशीट पे सबसे आसानी से हम उस डाटा के साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। उस पर कॉलम्स बने हुए होते हैं, वहाँ फॉर्मूले इंसर्ट किए जा सकते हैं। तो ये काम स्प्रेडशीट के लिए सबसे एफिशिएंटली ये काम किया जा सकता है। नंबर 8 में कहते हैं कंट्रोल यूनिट लाइक अ। कंट्रोल यूनिट किस तरीके से बिहेव करता है? कंट्रोल यूनिट राउटर की तरह, मेमोरी यूनिट की तरह, ट्रैफिक कॉप या रोम की तरह। आपको पता है कंट्रोल यूनिट जैसे कि नाम से जाहिर है कि कंट्रोल करता है, तो इसका सबसे बेस्ट मैच आंसर जो है वो एक ट्रैफिक कॉप है। तो ट्रैफिक कॉप क्या करता है, क्या है कि भाई वो सारे जो हैं, जो एक ट्रैफिक कांस्टेबल होता है, वो सारे ट्रैफिक को जो मुख्तलिफ डायरेक्शन से आ रहा होता है उसको मैनेज कर रहा होता है। वो जिस लेन को ओपन करता है या जिस लेन को इशारा देता है तो वहाँ से ट्रैफिक पहले गुजरता है, जिसको फिर वो स्टॉप कर देता है, फिर दूसरी। तो यही काम कंट्रोल यूनिट का होता है कि CPU से प्रोसेसिंग करवानी है, तो वो ALU को एक एक करके जो है अरेंज करके इन्फॉर्मेशन देता है, फिर वहाँ से आने वाले रिजल्ट को वो डिस्प्ले करता है और बहुत सारे टास्क को एक साथ हैंडल कर रहा होता है। तो कंट्रोल यूनिट ये काम करता है, ठीक है भाई। नंबर 9 द लैंग्वेज ऑफ जीरोज एंड वंस इज कॉल्ड। जो 0 और 1 की लैंग्वेज होती है उसको क्या कहा जाता है? इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं और बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। बाकी हाई लेवल लैंग्वेज तो ह्यूमन लैंग्वेज होती है, जैसे लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है भाई। तो 0 और 1 मशीन लैंग्वेज होती है। तमाम मशीनें, डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो 0 और 1 की फॉर्म में बात समझते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट नंबर 10 कहता है फोर्ट्रॉन स्टैंड्स फॉर। कि फोर्ट्रॉन का क्या सही मतलब है? तो फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सही जो फुल फॉर्म है वह फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है भाई। तो फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसकी का फुल फॉर्म जो था वो था फार्मूला ट्रांसलेशन। अच्छा भाई, अब उसके बाद नंबर 11 हमसे कह रहा है प्रिंटर्स एंड मॉनिटर्स आर। तो प्रिंटर्स और मॉनिटर्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो इसका तो बहुत ही सिंपल आंसर है, आपको पता है प्रिंटर मॉनिटर्स दोनों ही आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है भाई। प्रिंटर्स हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हैं और मॉनिटर्स जो हैं वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। अब नंबर 12 में हमसे कह रहा है फंक्शनल कीज़ आर। इनमें से कौन सी हैं जो कि फंक्शनल कीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं? तो आपने अपने कीबोर्ड पे भी देखा हुआ होगा, हमारे पास F1 से लेके F12 तक जो कीज़ होती हैं वो फंक्शनल कीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है, बाकी कीज़ जो है वो गलत लिखी हुई हैं। नंबर 13 पे हमसे पूछा है कलर मॉनिटर इस, कि इनमें से कलर मॉनिटर जो है वो कौन सा है? तो इसमें दो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल करेक्ट आंसर्स हैं, एक है CGA और एक है SVGA। बाकी मोनोक्रोम तो आपको पता है कि कलर मॉनिटर नहीं होता और टेक्सचुअल नाम का तो कोई मॉनिटर ही नहीं है, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो CGA हमारे पास मैंने करेक्ट इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि सबसे पहला जो कलर मॉनिटर था वो CGA, यानी कि उसके अंदर कार्ड लगा हुआ था जिसको हम कहते थे कि कलर ग्राफिक एडॉप्टर। तो जब मॉनिटर जो मोनोक्रोम मॉनिटर्स थे वो तो सारे पुराने जो ब्लैक एंड वाइट और सिंगल डबल कलर्स वाले थे, और CGA जो था वो फर्स्ट टाइम एवर हमारे पास जब आया था तो इसके अंदर 16 कलर पैलेट्स होती थी, यानी ये 16 कलर्स को जो है प्रोसेस कर सकता था। तो इसकी कलर क्वालिटी, ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी, लेकिन ये कि पहला ये कलर मॉनिटर टेक्नोलॉजी थी। फिर उसके बाद हमारे पास एडवांसमेंट हुई और SVGA जो हमारा नेक्स्ट प्रोबेबल आंसर हो सकता है, SVGA कहते हैं सुपीरियर वीडियो ग्राफिक एरे को। तो ये जो था फिर ये CGA के बाद उसकी एडवांस फॉर्म थी, जो कि फिर ये तो मिलियंस ऑफ कलर्स को सपोर्ट कर सकता था।
तो बहरहाल हम जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो CGA लगाएंगे, जिसका मतलब है कलर ग्राफिक्स एडॉप्टर। तो कलर मॉनिटर के अंदर, कलर मॉनिटर वो होता है जिसके अंदर CGA मौजूद हो, ठीक है। अब उसकी टेक्नोलॉजी अगर SVGA होगी तो वो और ज़्यादा अच्छा आउटपुट देगा। अब नंबर 14 में हमसे कहते हैं एन आउटपुट टेकन ऑन अ पेपर इज कॉल्ड, जब हम पेपर पे कोई आउटपुट लेते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है हमारे पास, तो उस आउटपुट को हम हार्ड कॉपी कहते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, बाकी ऑप्शन इसके गलत है। नंबर 15 में हमसे कहता है प्रोसेसिंग सिंबल इज यूज टू इंडिकेट एनी टाइप ऑफ, प्रोसेसिंग सिंबल जो होता है वो इसमें से किस चीज़ को शो करने के लिए यूज़ होता है। अच्छा, जब प्रोसेसिंग सिंबल की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पर जो डिस्कशन हो रहा है ये फ्लो चार्ट के हवाले से हो रहा है। आपको पता है फ्लो चार्ट जो होता है वो प्रोग्राम के फ्लो को शो करता है और उसके अंदर जो है मुख्तलिफ बॉक्सेस की मदद से किस स्टेप पे क्या काम हो रहा है प्रोग्राम में उसको डिस्प्ले किया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास प्रोसेसिंग को शो करने के लिए हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स यूज़ करते हैं, उसको हम प्रोसेसिंग सिंबल कहते हैं। तो प्रोसेसिंग सिंबल हमें अर्थमेटिक कैलकुलेशन को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी आपको पता है इनपुट आउटपुट के लिए तो आप पैरेललोग्राम बनाते हैं, और ट्रायंगल जब बनाते हैं, वो ट्रायंगल कह रहा हूँ रेक्टेंगल, तो वो अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है और उसको प्रोसेसिंग बॉक्स कहते हैं। बाकी टर्मिनल से आप वाकिफ़ होंगे कि भाई टर्मिनल्स तो जो होते हैं हमारे पास वो स्टार्ट और एंड के वक्त बनाए जाते हैं। नंबर 16 हमसे कहता है कि डॉस इज़ द एब्रीविएशन ऑफ, डॉस किसकी फुल फॉर्म है, किसकी एब्रीविएशन है। तो ये तो बहुत आसान है, डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जो है जब ऐसे ऑप्शन आए तो स्पेलिंग ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि अक्सर स्पेलिंग में बच्चे गलती कर जाते हैं। तो डॉस जो है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब नंबर 17 हमसे कहता है फॉर्मेट कमांड मेक्स अ डिस्क इन, फॉर्मेट कमांड से डिस्क किस हालत में आ जाती है, रीडिंग के, यूज़ के, एनालिसिस के, कन्वर्जन के। तो आपको मालूम है फॉर्मेट कमांड का जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जब हम फॉर्मेट कमांड अप्लाई करते हैं तो जो डिस्क होती है हमारी, उस डिस्क के ऊपर वो सेक्टर्स और ट्रैक्स बना देता है, ठीक है ना, यानी कि उसमें खाने बना देता है, उसको डिजिटली डाटा रिकॉर्ड करने के लिए तैयार कर देता है। तो फॉर्मेट कमांड की मदद से जो डिस्क होती है वो हमारे इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाती है कि अब हम इस पर रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं। तो करेक्ट इसका ऑप्शन सेकेंड होगा, यूजेबल फॉर्म। नंबर 18 कहता है हमसे द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज इन अ नंबर सिस्टम इज कॉल्ड इट्स, कि कितने जो हम नंबर्स यूज़ करते हैं किसी भी नंबर सिस्टम में उन्हें क्या कहा जाता है उसका। तो इसको हम कहते हैं बेस या रेडिक्स, जैसे कि सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में उसकी बेस जो होती है वो 2 होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर जो डिजिट्स यूज़ होते हैं उनकी तादाद भी तो 2 होती है, सिर्फ 0 और 1। इसी तरह डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेके 9 तक, ये पूरे 10 डिजिट्स होते हैं। नंबर 19 आपसे कहता है विच इनपुट डिवाइस इज ऑल्सो रिफर्ड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस, कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है जिसको आप पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो ये आपको पता है अगर करेक्ट आंसर इसका जो है वो आसानी से ये माउस होगा। CPU तो इनपुट डिवाइस ही नहीं है, मॉनिटर भी नहीं है भाई, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, लेकिन वो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, वो टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है। तो माउस जो है जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप इससे किसी भी तरफ पॉइंट करके कोई भी डायरेक्शन में चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो माउस हमारा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। नंबर 20 पे हमसे कहता है द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर वॉज, कौन सा हमारा इनमें से फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। तो इसका करेक्ट आंसर है मार्क 1। मार्क 1 ये वो कंप्यूटर था जो कि हमारा पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। अब नंबर 21 जो है वो है कि एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंट्स द लॉजिक ऑफ, एक एल्गोरिथम किसकी लॉजिक को शो करता है। तो आपको पता है एल्गोरिथम जो होता है वो प्रोग्राम की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग को शो करता है। जो हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो फ्लो चार्ट भी हमारे एल्गोरिथम की डायग्राम होती है। तो वो किस चीज़ को शो कर रहे होते हैं? स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम प्रोसेसिंग को शो कर रहे होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, प्रोसेसिंग। नंबर 22 कहता है डिफाइन द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ, प्रॉब्लम को डिफाइन करना ये किस चीज़ का फर्स्ट स्टेप होता है। जाहिर सी बात है इसका करेक्ट आंसर होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्व करने का पहला स्टेप ही ये है कि आप पहले अपने प्रॉब्लम से अच्छी तरह वाकिफ़ हों, आपको अपनी सारी स्ट्रेंथ कैपेबिलिटीज़, और यहाँ पे जो कि प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से बात हो रही होती है तो प्रोग्रामिंग के उस हवाले से, उसके रेफरेंस से आपको सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम के डिफ़ाइन करना, ये फर्स्ट स्टेप होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। नंबर 23 में कहता है ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस, ट्रांजिस्टर्स ने किन को रिप्लेस किया था। तो आपको मालूम है ट्रांजिस्टर से पहले जो चीज़ यूज़ होती थी वो थे वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे और वैक्यूम ट्यूब्स के बाद एक बेहतर टेक्नोलॉजी जो आई सेकेंड जनरेशन में वो थे ट्रांजिस्टर्स।
तो ट्रांजिस्टर्स ने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया था। नंबर 24 हमसे कहता है अनदर नेम ऑफ एबेकस। एबेकस का दूसरा नाम क्या है? तो आपको पता है एबेकस के अंदर करते क्या है। एबेकस एक रेक्टेंगुलर फ्रेम था जिसकी मदद से आप उसमें जो है कैलकुलेटिंग या काउंटिंग बहुत आसानी से कर सकते थे। ठीक है, सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन तो नहीं होते थे आसानी से, लेकिन शुरुआत में एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी काउंटिंग का काम बहुत आसानी से उसमें से किया जा सकता था, सहूलत होती थी। तो इसीलिए एबेकस का दूसरा नाम जो था वो काउंटिंग फ्रेम भी था। नंबर 25 कहता है इंटीग्रेटेड सर्किट इज रेफर्ड टू एज। इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से किस चीज़ को जाहिर करते हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, बाकी जो नाम लिखे हैं ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कंप्यूटर की। सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी क्या होती थी? वो ये होती थी कि जो हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे वो एक चिप होती थी, छोटी सी कॉकरोच जैसी आपको नज़र आएगी। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर जो आईसी होती है, जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, वो बहुत सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर्स जो कि थाउजेंड्स एंड मिलियंस की तादाद में हो सकते हैं, उसका कॉम्बिनेशन होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट के बनने से पहले हमारे पास यही ट्रांजिस्टर्स जो थे ये अलग अलग कंपोनेंट्स हुआ करते थे और अलग अलग पोजीशंस पे होते थे और कुछ मूवेबल पार्ट्स भी होते थे इनमें। तो जब इन तमाम अलग अलग कंपोनेंट्स को एक ही चिप के ऊपर इंटीग्रेट करके एक ऐसा यूनिट बना दिया गया जो ख़ास किस्म की इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग कर सकता था, तो उस टेक्नोलॉजी को हम सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी कहते थे। यानी कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एक ही चिप पर मौजूद हैं, तो वो एक सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, पहले सर्किट के मूविंग पार्ट्स होते थे अलग अलग, अब वो सर्किट एक ही जगह एक चिप के ऊपर जो है ना उसको इंटीग्रेट कर दिया गया सारे टुकड़ों को, तो वो टेक्नोलॉजी सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी कहलाती थी और इसी की मदद से हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाए थे। नंबर 26 कहता है माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नॉन एज। माइक्रो कंप्यूटर्स को आप और किस नाम से जानते हैं? तो आपको पता है जो हम जितने भी कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं होम एंड ऑफिस के अंदर, बिजनेस वगैरह में, वो सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स की मिसाल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर नंबर 26 का बी ऑप्शन है, पर्सनल कंप्यूटर्स। नंबर 27 कहता है कीबोर्ड इज जस्ट लाइक अ। कीबोर्ड किससे मिलता जुलता लगता है भाई? कीबोर्ड जो है वो टाइपराइटर से उसकी शक्ल मिलती जुलती है। पुराने ज़माने में टाइपराइटर होता था, उसका भी यही काम होता था, टेक्स्ट टाइप करता था। तो हमारे पास कीबोर्ड जस्ट लाइक अ टाइपराइटर काम करता है। अब नंबर 28 है द डिसएडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक टेप इज दैट इट इज़ वेरी स्लो एंड इट इज़ ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सीरीज़ होगा। ठीक है, ये गलती से सिक्वेंशियल पे लग गया है, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर ये होता है कि हमारे पास मैग्नेटिक टेप का जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि वो एक तो स्लो होते हैं, ठीक है भाई, और दूसरी बात उनका जो एक्सेस होता है वो आपका सीरियल एक्सेस होता है। ठीक है ना, अब मैं इसका आपको फ़र्क समझाता हूँ भाई क्यों। देखिए हमारे पास डिस्क जो होती है, मैग्नेटिक टेप के अलावा भी हमारे पास रैम एंड रोम जो होती हैं, तो हमारे पास जो रैम होती है उसको हम रैंडम एक्सेस क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि उसमें मेमोरी की जो लोकेशन होती है उसमें आप आर्बिट्रेरी कहीं से भी डाटा को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है ना, आप किसी भी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हो, किसी भी लोकेशन से डाटा को उठा सकते हो। ठीक है ना, यही आपके पास कैपेबिलिटी होती है हार्ड डिस्क के अंदर कि आपके पास जो डाटा होता है वो बिखरा हुआ होता है, आप कोई सी भी फाइल कहीं से भी रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो मैग्नेटिक टेप्स होते थे उनके साथ जो प्रॉब्लम था वो ये था कि वो जो है एक तो थोड़ी सी स्लो उनकी प्रोसेसिंग होती थी, दूसरी बात उनका जो डाटा एक्सेस का जो पैटर्न था वो सीरियल था। वो सीरीज़ में डाटा को स्टोर करते हैं और सीरीज़ में ही आप उसके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। बेहतरीन मिसाल, आपके पास कोई पुराने ज़माने की जो गानों की अगर कैसेट वगैरह हो या पुराना किसी ने अगर वीसीआर देखा हो तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो भी आपके गाने या मूवी या जो भी जो डाटा सेव होता था उसको आप सीरीज़ में ही एक्सेस कर सकते हो। यानी कि फर्स्ट रिकॉर्ड प्ले होगा, उसके बाद ही सेकंड रिकॉर्ड के ऊपर जाओगे, फिर थर्ड रिकॉर्ड के ऊपर जाओगे। अपनी मर्ज़ी से आप फोर्थ या फिफ्थ सॉन्ग प्ले नहीं कर सकते। तो वो कैसेट थी, उसको फिर आप फास्ट फॉरवर्ड घुमाते थे, चेक करते थे चौथे गाने तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे, फिर उसको प्ले करते थे। तो ये एक डिसएडवांटेज था कि वो सीरियल एक्सेस रखते थे। ठीक है ना। अच्छा, सिक्वेंशियल एक्सेस गलती से लग गया था। सिक्वेंशियल एक्सेस होता क्या है? सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब होता है कि डाटा सीरीज़ और सीक्वेंस में सिर्फ और सिर्फ फ़र्क सॉर्टिंग का होता है। अगर आपके पास जो डाटा है वो किसी प्राइमरी की मदद से, जो आप डाटाबेस मैनेजमेंट में सीखेंगे आगे चल के, अगर डाटा किसी की मदद से अरेंज किया हुआ है, आपने उसको किसी प्रॉपर्टी पे सॉर्ट आउट किया हुआ है, तो फिर वो डाटा जो है सिक्वेंशियल डाटा कहलाता है। ठीक है भाई, वरना अदरवाइज़ जो हमारे पास मैग्नेटिक टेप्स होती हैं वो डाटा को सीरीज़ में स्टोर करती हैं। और जो हमारी दूसरी जो रैम एंड रोम, जो आज की जो हमारी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनमें रैम के अंदर रैंडम एक्सेस की फैसिलिटी होती है। चलें भाई, ये हो गया क्लियर। अब चलते हैं 29 की तरफ। 29 जो है
वो कह रहा है ईजी टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर लैंग्वेज, सबसे आसानी से कंप्यूटर लैंग्वेज जो समझी जा सकती है वो कौन सी होती है भाई? वो करेक्ट आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज कंप्यूटर की कोई ज़बान नहीं है, कंप्यूटर तो काम असल में लो लेवल लैंग्वेज पे करता है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग एक्चुअली मशीन लैंग्वेज पे होती है, लेकिन कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ आती है, हमें थोड़ी ना आती, हम थोड़ी उसमें प्रोग्राम लिख सकते। तो हम प्रोग्राम जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज पे लिख सकते हैं। अब जो हमारा लास्ट MCQ है नंबर 30, वो हमसे कहता है कि पेरोल एप्लीकेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, कि इसमें से किसकी मिसाल है पेरोल एप्लीकेशन। तो पेरोल एप्लीकेशन होती क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी जो लोग काम करते हैं उन सब की जो सैलरीज जनरेट होती हैं, तो उन सैलरीज की कैलकुलेशन और पेमेंट की जो एप्लीकेशन होती है उसको पेरोल एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है भाई। तो ये जो है मिसाल जो है वो एक तरह के ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मिसाल है, ये एक डेटाबेस एप्लीकेशन है। तो उसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आप किसी भी इदारे के लोगों का जितना भी जो डाटा होता है वो सारा मैनेज करते हैं, और उसी में से एक हिस्सा जो होता है उन लोगों की जो भी सैलरी स्लिप्स वगैरह बनती हैं तो उसकी मैनेजमेंट का होता है। MS वर्ड पे ये काम नहीं किया जा सकता, ना ही फॉक्स प्रो पे, ना ही HTML पे। किया तो जा सकता है MS वर्ड पे, लेकिन इतना एफिशिएंट तरीके से नहीं होगा जैसा एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए किया जा सकता है। तो ये इसकी करेक्ट मिसाल सेकंड ऑप्शन है। अब यहाँ पर हमारे जो है MCQs ख़त्म हो जाते हैं, 30 MCQs। ठीक है भाई। अब चलते हैं हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं सेक्शन B की तरफ। सेक्शन B के अंदर हमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, और यहाँ पर हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसमें से 6 हमें करने हैं। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है भाई। तो आपने टाइमिंग के हिसाब से और मार्किंग के हिसाब से इसमें एक्सप्लेनेशन देनी है। तो इसमें आपका जो हर क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स का है। ठीक है। और आपने 6 करने हैं, तो आप टाइमिंग को देख करके लिखिएगा। तो इसीलिए मैंने जो कुछ भी क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हैं वो सारे के सारे जितना उन्होंने पूछा है उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन और जितना उसको 3 मार्क्स के हिसाब से उसकी डिटेल होनी चाहिए थी, तो उन सबको नज़र में रख के लिखा है। पहला आपसे सवाल है, डिफाइन मैग्नेटिक टेप एज अ बैकिंग स्टोरेज डिवाइस। तो मैग्नेटिक टेप आपको पता है कि ये जो है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज की एक मिसाल है, और इसके ज़रिए हम डाटा को परमानेंटली सेव कर सकते हैं। और मैग्नेटिक टेप, जैसा कि अभी MCQs में भी आपने पढ़ा था, कि इस मैग्नेटिक टेप के अंदर जो डाटा स्टोर होता है या जब उसको एक्सेस या रिट्रीव किया जाता है तो वो सीरियल फॉर्मेट में ये काम करता है। एक मैग्नेटिक टेप जो होती है वो एक प्लास्टिक टाइप मटेरियल से बनी हुई होती है, जिसकी एक साइड के ऊपर जो है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है और दूसरी साइड जो होती है वो उसकी ब्लैंक होती है। जो टेप की विड्थ होती है ये जो है वो साइज़ के हिसाब से बड़ी छोटी हो सकती है मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्मेट्स के हिसाब से, और इसकी लेंथ भी जो है वो जो है ज़्यादा या कम हो सकती है। जनरली तौर पे जो इसकी विड्थ है वो 1.27 सेंटीमीटर की होती है, और उसका जो डायमीटर होता है वो 25.4 सेंटीमीटर होता है। तो खैर बहरहाल ये टेप्स जो होती हैं वो काम सारे की सारी एक ही परफॉर्म करती हैं, कि इनके अंदर जो है जो डाटा स्टोर होता है वो लॉजिकल ब्लॉक्स की सूरत में सीरियली डाटा स्टोर होता है। सीरियली का मतलब पहले फर्स्ट जो अवेलेबल ब्लॉक होगा उस पर डाटा स्टोर होगा, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो है आपकी टेप एक रील की तरह आगे खिंचती चली जाएगी, और फिर आने वाले ब्लॉक्स में आपका डाटा स्टोर होता जाएगा। अच्छा, जो जिस तरह आपकी हार्ड डिस्क के अंदर जब आप फॉर्मेट करते हैं तो सेक्टर्स बन जाते हैं, और वो सेक्टर्स वो छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली डाटा सेव होता है। तो इसी तरह यहाँ पर मैग्नेटिक टेप के अंदर भी जो छोटे छोटे ब्लॉक्स बनते हैं वो भी सेम काम करते हैं, बस उनको हम यहाँ सेक्टर्स नहीं ब्लॉक्स कहते हैं। ब्लॉक्स को 2 तरीक़ों से डिफ़ाइन किया जाता है, एक कहलाते हैं इंटर ब्लॉक्स और एक कहलाते हैं इंटर रिकॉर्ड्स। ये गैप्स जो होते हैं इंटर ब्लॉक और इंटर रिकॉर्ड गैप्स, उनमें फ़र्क ये होता है कि छोटे छोटे आपके इंटर ब्लॉक गैप्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ लॉजिकल ब्लॉक्स को सेपरेट करते हैं, और जो डाटा होता है वो मुख्तलिफ लॉजिकल ब्लॉक्स तक बिखरा हुआ होता है। कुछ डाटा एक ही लॉजिकल ब्लॉक्स में होता है, कोई एक से ज़्यादा भी लॉजिकल ब्लॉक्स ले सकता है। फिर बाकी 2-3 जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि एक रिकॉर्ड है उसने 3-4 आपके ब्लॉक्स ले लिए, उसके बाद जब अगला रिकॉर्ड आता है तो उन 2 रिकॉर्ड्स के दरमियान जो गैप होता है तो वो इंटर रिकॉर्ड गैप कहलाता है। तो ये थे आपके मैग्नेटिक टेप्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू गिवन इक्विवेलेंट सिस्टम। और यहाँ आपको इन्होंने कुछ डेसिमल नंबर्स दिए हैं और कुछ जो है आपको बाइनरी नंबर्स दिए हैं जिनकी कन्वर्जन करनी है। तो सबसे पहले जो हम नंबर कन्वर्ट करने जा रहे हैं वो डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो जब कभी भी आपको इंटर कन्वर्जन करनी हो डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में या किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में, तो आपको उसके लिए याद रखना है कि आप LCM लेंगे। ठीक है भाई। कोई भी डेसिमल नंबर जिसको किसी भी दूसरे इक्विवेलेंट नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, भले से वो बाइनरी हो, ऑक्टल हो, हेक्सा हो, तो आपने उसका LCM लेना है। किससे LCM लेंगे भाई? आप उसका LCM लेंगे
जिस सिस्टम में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी बेस से। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो है वो 340 दिया हुआ है और इसकी बेस, ये तो डेसिमल नंबर, इसकी बेस 10 है। इसे कन्वर्ट जिसमें करना है वो है बाइनरी नंबर। तो हमें बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस से इसका एलसीएम लेना होगा। एक बहुत आसान तरीका, आप इस तरीके से एलसीएम लेते वक्त याद रखें कि जब आप 2 से वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं 340 को 2 से डिवाइड करने का मतलब इसका आधा, 340 का आधा। अब अगर कोई नंबर जो डिवाइड हो रहा है वो इवन नंबर है तो उसका रिमाइंडर 0 बचेगा, क्योंकि 2 तमाम इवन नंबर्स को जो है कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। और अगर आपके पास ऑड नंबर आ रहा हो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर 85 है, तो 85 में आखिर में जो डिजिट है 5 है, वो एक ऑड नंबर है, तो ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकता। तो जब इनकम्प्लीट डिवीजन होती है तो रिमाइंडर 1 आता है, और जब कंप्लीट डिवीजन हो जाए तो आंसर आप साइड में 0 लिखेंगे। अब 340 को 2 से डिवाइड किया तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, स्प्लिट होकर ये 170 हो गया, तो उसका मतलब यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 0। इसी तरह 170 को भी 2 से डिवाइड किया जा सकता है, ये भी इवन नंबर है, क्योंकि आखिर में 0 आ रहा है तो ये डिवाइड आराम से हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0। अब 2 से 85 को डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास कंप्लीट नहीं हो सकेगी डिवीजन, क्योंकि आखिर में 5 आ रहा है जो कि ऑड नंबर है। 2 के टेबल में ऑड नंबर्स नहीं आते, तो लिहाजा यहाँ पर जो रिमाइंडर, सिर्फ हमेशा जो रिमाइंडर होता है वो 1 लिखा जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर जब आप 42 को डिवाइड करेंगे तो हम आपके पास फिर वही कंप्लीट डिवीजन हो जाएगी, क्योंकि ये इवन नंबर है तो कुछ भी नहीं बचेगा। 21 से डिवाइड करेंगे तो फिर रिमाइंडर 1 बच रहा होगा, तो आप जो है 1 रिमाइंडर लिख देंगे। तो ये इस तरीके से आपके पास सारे उस वक्त तक डिवाइड करना है आपने जब तक लास्ट लेवल पर आपके पास 1 ना बचे। अब उसके बाद आंसर लिखने का तरीका ये होता है कि आप उल्टा चलते हैं, यानी कि बैकवर्ड फ्लो में आप उस नंबर्स को सीक्वेंस से लिखेंगे। अब जो लास्ट आपकी जो डिवीजन में जो बचा है आंसर, यहाँ पे 1 आया है, तो आप इसको यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1 0 1 0 1 0। तो ये उल्टा लिखना आपने सीक्वेंस शुरू करनी है, जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ से लिखना शुरू करें और आखिर तक इसको तरतीब से लिख दें, तो ये आपकी कन्वर्जन कंप्लीट हो गई। इसी तरह अब आपके पास सेकंड जो कन्वर्जन है वो आपकी बाइनरी से डेसिमल सिस्टम में कन्वर्जन है। तो जब कभी भी बाइनरी नंबर सिस्टम से आप किसी दूसरे नंबर सिस्टम में जा रहे हो तो आप करना ये है कि आप डेसिमल में जा रहे हैं तो आपने इन तमाम बाइनरी की वैल्यूज़ का मल्टीपल लेना है, ठीक है, वो भी इसी की बेस के साथ 2 के साथ। तो अब यहाँ पर जितने भी डिजिट्स लिखे हैं पहले उन सबको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखें ब्रैकेट्स में, और फिर उन ब्रैकेट्स के दरमियान जो है प्लस का साइन आप यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले करेंगे क्या, पहला स्टेप ये करें कि जितनी भी डिजिट्स हैं उन तमाम डिजिट्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई में लिखें, ठीक, और ब्रैकेट्स में करके लिखें। ब्रैकेट्स का फ़ायदा ये होता है कि इस तरह से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हमने सारे डिजिट्स लिखे कि नहीं लिखे। अब यहाँ 3 टाइम्स 1 आ रहा है तो यहाँ आपने 3 1 वाले ब्रैकेट बना लिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह 3 टाइम्स 0 आ रहा है तो 3 टाइम्स आपने 0 के भी ब्रैकेट्स बना लिए। जब आप ये कर लें कि पहले आपने तमाम डिजिट्स 2 से मल्टीप्लाई कराए, ब्रैकेट्स रखे और ब्रैकेट्स के दरमियान प्लस का साइन रखा, उसके बाद राइट हैंड साइड से आप 2 के ऊपर पावर्स देना शुरू करें। अब 2 की पावर सबसे पहले स्टार्टिंग आप 0 से करेंगे, ठीक है ना, हमेशा याद रखें जब आप पावर एसोसिएट करना शुरू करें तो सबसे फर्स्ट जो होता है लेवल जो होता है वो 0 पावर होती है, और इसका मतलब होता है 1 कि अगर 2 के ऊपर 0 पावर लिखी हुई है तो उसका मतलब यहाँ पर वैल्यू जो है वो होगी 1। फिर उसके बाद 2 के ऊपर पावर 0 1 2 3 करके इस तरह से एक हर 2 के ऊपर एक वैल्यू इंक्रीज करके पावर मेंशन करते हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि आखिर में ये जो मैंने अभी बताया कि 2 के ऊपर 2 क्या, यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 हो तो उसका मतलब होता है कि वो 1 के बराबर है, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने मल्टीप्लिकेशन करवानी है। मल्टीप्लिकेशन करवाने से पहले आप इन पावर्स को सॉल्व करेंगे। जैसे 2 की पावर 5 है तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2 की पावर 5 मालूम करने का एक आसान सा तरीका ये है विदाउट कैलकुलेटर कि आप 2 को सीक्वेंस से लिखिए इस तरह से, 5 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के बजाय छोटा आसान काम करें कि पेयर्स में मल्टीप्लाई करें। जैसे 2 2 ज़ा 4, इसी तरह बराबर में पेयर को मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, ये भी मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको ऐसे इट इज़ नीचे उतार लें। अब आप देखें सबसे छोटा पेयर जो मल्टीप्लाई करने के लिए अवेलेबल है वो है 4 2 ज़ा। अब आपने किया 4 2 ज़ा, आपके पास आंसर आ गया 8, ये मल्टीप्लाई नहीं है, इसको ऐसे इट इज़ उतार लिया। अब 4 और 8 को मल्टीप्लाई किया 32। तो इस तरह से इसको ये एक पायरामिड टेक्निक कहते हैं। तो इस तरह से आप पायरामिड तरीके से
उल्टा पैरामिड बना करके आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, अब देखें, एक दफ़ा आपने पैरामिड बना लिया सब, क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर 2 की पावर 5 थी। अब आपको पता लगा 2 की पावर 5 32 आंसर रिटर्न करेगी। जितनी भी वैल्यूज़ 1 से मल्टीप्लाई हो रही हैं वो उनका तो आंसर आपका आएगा, लेकिन जो वैल्यूज़ 1 से मल्टीप्लाई नहीं हो रही, 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ पर आपको पावर सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है बहरहाल आंसर 0 रिटर्न हो जाता है। तो तीन तीन की तो आपको पावर कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप इन तीनों को सॉल्व करके 0 लिख दें। ठीक है, शुरू की जो 3 वैल्यूज़ हैं उनके साथ 1 अटैच है, तो उनकी पावर्स को सॉल्व करना ज़रूरी है। एक तो आपने सॉल्व कर ली 32 के बाद अब अगला है पावर 4। ठीक है भाई, तो 4 का मतलब क्या है भाई, एक स्टेप पीछे चले जाओ। तो एक स्टेप पीछे चले जाओ यानी कि इन 4 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने। ठीक है, 5 2 मल्टीप्लाई नहीं करने। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पे सेकंड जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16। इसी तरह थर्ड जो है उसमें 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये लास्ट में जो 3 2 हैं इनको देख लें आप मल्टीप्लिकेशन, 2 2 ज़ा 4 और फिर 4 2 ज़ा 8। तो आपने यहाँ पे 8 लिख दिया। चला, तो इस तरीके से अब आपने सब में एडिशन करके ये सारी आपकी कन्वर्जन कंप्लीट हो गई। जिस तरह ऊपर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया है बिल्कुल सेम उसी तरीके से नीचे भी किया है। यहाँ तो डिजिट्स भी कम थे, तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी इसकी कन्वर्जन कंप्लीट हो गई। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो हमसे कहता है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स में फ़र्क बताइए। तो एनालॉग कंप्यूटर जैसा कि आप जानते हैं कि ये वो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि फ़िज़िकली और कॉन्टीन्यूसली वेरिएबल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया आपका, कि भाई इस वक्त आपकी क्या रीडिंग आ रही है, या आप विंड स्पीड मेजर कर रहे हैं, हार्ट बीट मेजर कर रहे हैं, आप थर्मामीटर से आप टेम्परेचर की रीडिंग ले रहे हैं। तो ये सारी जो है लाइव जो आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं डाटा की, जो कि कभी भी फिक्स वैल्यूज़ नहीं रहती, इनकी वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं, चेंज होती रहेंगी, इनमें वेरिएशन आता रहेगा। ठीक है, तो इन कॉन्टीन्यूसली वेरिएबल क्वांटिटीज़ को जब आप मेजर करते हैं तो उनके जो डिवाइसेस होते हैं उन कैलकुलेटिंग डिवाइसेस को एनालॉग कंप्यूटर्स कहते हैं। लफ्ज़ कंप्यूटर का मतलब भी यही है, कंप्यूट करना, काउंट करना। तो एनालॉग कंप्यूटर्स इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स दूसरी जानिब ये भी कैलकुलेशन का काम करते हैं, लेकिन इनकी जो वर्किंग का प्रोसेस होता है वो ये होता है कि ये बाइनरी वैल्यूज़ की मदद से, यानी 0 और 1 की मदद से कैलकुलेशन करते हैं। यानी कि आप एनालॉग कंप्यूटर से तो जो है डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, आप डिजिटल कंप्यूटर से मुख्तलिफ़ किस्म की इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। यानी आप अपना जो भी डाटा है उस डाटा को इनपुट दें और इसकी मदद से एक सिस्टम बना करके आप उसको उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट कर सकते हैं, फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर्स को ज़्यादातर साइंटिफिक एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में, रोबोटिक्स में इसको यूज़ किया जाता है। और जो दूसरे हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उनका इस्तेमाल जो होता है वो रिसर्च में, साइंटिफिक एप्लीकेशंस में और मुख्तलिफ़ दूसरी प्रोसेसिंग बिजनेस एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। ठीक है भाई। अच्छा, तो मुख्तलिफ़ हमारे आसपास जो डिवाइसेस, जैसे अभी मैंने जिक्र किया, थर्मामीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास मिसाल हैं एनालॉग डिवाइसेस की। आपका वोल्ट मीटर, एमीटर जो फिज़िक्स में आप यूज़ करते हैं, तो वो भी एक तरीके का एनालॉग कंप्यूटर है, क्योंकि वो बिजली के सिग्नल्स आपको बताता है कितनी जो है मैग्नीट्यूड का करंट इसमें से पास हो रहा है। बाकी डिजिटल कंप्यूटर्स की मिसाल तो आपका पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारे गैजेट्स जो है ये डिजिटल कंप्यूटर्स की मिसाल है। चलें, अब उसके बाद 5वां क्वेश्चन वो हमसे कह रहा है ड्रॉ टेबल ऑफ जनरेशन, कि हमें एक जनरेशन टेबल ड्रॉ करना है। तो जनरेशन टेबल मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है कि आपके पास इसमें, चूँकि देखें 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें हमें डिटेल नहीं चाहिए, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ कंप्रेस्ड वर्डिंग के अंदर इसको एक्सप्लेन करना है। तो आप करिएगा ये कि आप जो है अपने पेज पे इसी तरीके से एक जो है खूबसूरत सा चार्ट बनाइएगा। ठीक है, बेहतर ये होगा कि आप जब इसे पेपर में अप्लाई कर सॉल्व करें तो आमने सामने दोनों पेज फ्रंट के लेकर के उनके ऊपर सेंटर में हेडिंग डाल करके एक पेज पे आप 3 कॉलम बनाएं, दूसरे पेज पे 3 कॉलम बनाएं। तो इस तरह से करके आप 3 कॉलम बना करके दोनों पेजेस पे खूबसूरत सा सफाई के साथ ये चार्ट बनाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि सफाई ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरीके से ये चार्ट फॉर्मेट में आपको याद करने में आसानी रहेगी। जैसे यहाँ आप सब में एक ही हेडिंग है कि यहाँ फीचर्स लिखें कि भाई हम 5 जनरेशन्स की कौन कौन सी चीज़ों को आपस में एक दूसरे के साथ कंट्रास्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इंटरनल कंपोनेंट्स, फिर साइज़, फिर स्पीड, फिर मेन मेमोरी, फिर स्टोरेज डिवाइस और फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनका कंपैरिजन करेंगे।
तो फर्स्ट जनरेशन में आपको पता ही है वो कंप्यूटर्स थे जिनमें वैक्यूम ट्यूब्स ऐसा इंटरनल कंपोनेंट, मेजर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज़ होती थी। साइज़ इनका हाथी के बराबर था, काफ़ी बड़े बड़े होते थे ये। जितने बड़े होते थे स्पीड उनकी उतनी ही स्लो होती थी, और इनकी मेन मेमोरी भी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती थी। ये मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप्स पर काम किया करते थे। और उस वक्त तक हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही की सूरत में हम इनको इनपुट दिया करते थे। उसके बाद सेकंड जनरेशन में हमारे पास अपग्रेडेशन हुई कि हमारे पास इंटरनल कंपोनेंट ट्रांजिस्टर हो गया, साइज़ पहले से थोड़ा कम हो गया, स्पीड भी 10 टाइम्स बढ़ गई। मेमोरी जो थी वो रैम एंड रोम की इंतहाई इब्तदाई शक्ल जो थी मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी की मदद से वो हमारे पास अवेलेबल थी। लैंग्वेज यहाँ इंप्रूव होकर सिम्बॉलिक और थोड़ी सी इनिशियल हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमारे पास यहाँ पे सेकंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई। फिर थर्ड जनरेशन के अंदर हमारे पास जो एडवांसमेंट आती है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स की होती है, जो अपने ऑब्जेक्टिव्स में भी बड़ा था, सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी थे। उनकी मदद से हमारा जो साइज़ होता है वो बहुत छोटा हो जाता है सेकंड जनरेशन का, स्पीड भी फास्ट हो जाती है, ठीक है। और इस तरीके से जो है हमारे पास जो मेमोरी की जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो भी इम्प्रूव हो जाती हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज हो जाती है। एक कंसेप्ट यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि जब हम यहाँ साइज़ का जिक्र करते हैं ना कि छोटे से छोटा, तो ये मतलब नहीं है कि फिफ्थ जनरेशन में आके तो कंप्यूटर जो है ना भूत बन गया और वो गोस्ट की तरह गायब हो गया। यहाँ स्मॉल साइज़ का मतलब ये है कि वो इक्विपमेंट जो हमारे पास पहले बहुत ज़्यादा स्पेस लेता था, अब वो टेक्नोलॉजी एफिशिएंट होने की वजह से अब उसी चीज़ का साइज़ जो था वो बहुत ही कॉम्पैक्ट हो गया। ओवरऑल कंप्यूटर का साइज़ जो है वो हमारा काफ़ी रिड्यूस हो गया। इस करके से मतलब नहीं छोटे छोटे कंप्यूटर हो गए। अब जैसे फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर भी मौजूद है, ठीक है, तो उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर का, लेकिन जो वो काम कर सकता है उस साइज़ के अंदर वो उससे प्रीवियस जनरेशन के बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स के साइज़ से कहीं ज़्यादा फास्ट है, ठीक है ना। तो साइज़ स्मॉल होने का मतलब ये है कि इनके इंटरनल कंपोनेंट्स जो है वो कॉम्पैक्ट हो गए, एफिशिएंट हो गए। तो जनाब फोर्थ जनरेशन में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स आ जाते हैं जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स की और एडवांस फॉर्म होते हैं और यहाँ पे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाती है उनके अंदर। साइज़ लैपटॉप के कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे पास। इनकी स्पीड ऑब्वियसली जाहिर सी बात है लास्ट जनरेशन से बहुत फास्ट होती है। रैम की क्वालिटी भी, रोम की क्वालिटी और हमारी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं उनकी भी टेक्नोलॉजी में काफ़ी फ़र्क आ जाता है और वो एफिशिएंट हो जाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत ईजी, यानी ईजी हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे हम आज के दौर में यूज़ करते हैं ना, तो वो सारी लैंग्वेजेस इसमें जो है ना डेवलप हो जाती हैं। फिर फिफ्थ जनरेशन जो है वो हमारी मौजूदा दौर, इस वक्त प्रेजेंट और बियॉन्ड जो आगे देखें कोई और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू अगर आता है तो वो सारा अभी फ़िलहाल करंट जनरेशन जो है वो फिफ्थ जनरेशन कहला रही है। इस जनरेशन में जो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है माइक्रो प्रोसेसर्स में, अब हम नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत ही मिनिएचर साइज़ के जो है ना हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट्स बन जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि नज़र नहीं आएगा आपको इतना बड़ा कंप्यूटर हो जाएगा। तो बहुत छोटे साइज़ के नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से हम नैनो प्रोसेसर्स बना रहे हैं। हार्डवेयर बहुत छोटा होता चला जा रहा है, कंप्यूटर की स्पीड भी फास्ट होती जा रही है, कंप्यूटर इंटेलिजेंट हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज के इरा की जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो बेस है, जो उसका फ्यूचर डिसाइड करेगी, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। तो हम एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारा इस वक्त मौजूदा दौर का बड़ा हॉट टॉपिक है। तो ये हमारा इस तरह से ये हो गया जनरेशन टेबल कंप्लीट। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 6 वो आपसे कहता है डिफाइन रैम एंड रोम। रैम एंड रोम को एक्सप्लेन कीजिए। आपको पता है रैम एंड रोम दोनों ही आपकी जो है प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स हैं और इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि रैम जो होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, यानी कि उसके अंदर के कंटेंट्स जो होते हैं वो रैंडमली एक्सेस किए जा सकते हैं, उसमें कोई सीक्वेंस या सीरीज़ को फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता। जबकि रोम जो होती है वो आपकी रीड ऑनली मेमोरी कहलाती है, उसके कंटेंट्स को आप सिर्फ पढ़ सकते हैं। रैम के कंटेंट्स को अपडेट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। रोम के कंटेंट्स को आप इजीली डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि ये ऐसी चिप होती है, ये एक ऐसी जो मेमोरी यूनिट होता है आपका जिसके अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो वन टाइम फिक्स होते हैं, यानी कि किसी ख़ास मकसद के तहत उनको बना करके मशीन के अंदर इंटीग्रेट किया जाता है। तो इसके प्रोग्राम्स को हम फर्मवेयर भी कहते हैं जो रोम के अंदर सेव होते हैं और ये मशीन को कोई ख़ास किस्म की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं और उसमें यूज़र का दखल कम होता है कि वो उसको मॉडिफाई ना कर सके। इसी बातों की वजह से रैम जो होती है वो प्री प्रोग्राम्ड मेमोरी नहीं होती, रोम जो होती है उसको प्री प्रोग्राम्ड मेमोरी भी कहा जाता है। और रोम के कंटेंट्स जो कि डिलीट नहीं होते तो इसीलिए होती है प्राइमरी मेमोरी है, लेकिन इसके कंटेंट्स जो होते हैं वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं, यानी कि परमानेंट होते हैं। जबकि रैम जो होती है वो तो जैसे आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हुई
तो रैम जो होती है वो पूरी वॉश हो जाती है, यानी क्लियर हो जाती है, उसके कंटेंट्स डिलीट हो जाते हैं। रैम के अंदर भी हमारे पास दो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, एक डायनामिक रैम कहलाती है और एक स्टैटिक रैम कहलाती है। जबकि रोम जो है उनकी जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं कि बेस्ड ऑन कि उन्हें कितनी आसानी से इरेज किया जा सकता है, राइट किया जा सकता है, तो उस हवाले से हमारे पास रोम की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जिसमें पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम होते हैं। ओके जनाब, अब उसके बाद इस क्वेश्चन के बाद रैम और रोम के अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, राइट अबाउट प्रोग्रामिंग फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपको मालूम है कि फ्लो चार्ट जो होता है वो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है हमारे पास प्रोग्राम के स्टेप्स की। जैसे आपको बताया था कि आपको कोई भी प्रोग्राम सॉल्व करना होता है तो उसके लिए आप जो है उसकी प्रोग्राम की पहले प्लानिंग करते हैं कि भाई ये प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, उसका पूरा आप जो है एल्गोरिथम बनाते हैं। और उसी एल्गोरिथम को जब आप किसी ख़ास स्टैंडर्ड डायग्राम की मदद से, स्टैंडर्ड शेप्स की मदद से जब आप उसको फिज़िकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है भाई। और इन फ्लो चार्ट की मदद से आप अपने प्रोग्राम की वर्किंग के स्टेप्स को शो करते हैं कि प्रोग्राम स्टार्ट कैसे होगा, प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स कैसे होंगे और उन स्टेप्स का आपस में एक दूसरे से लिंक किस तरीके से होगा। तो वो सारा ये समझ लें जैसे घर बनाने से पहले नक्शा बनाना ज़रूरी है ताकि आपको पता हो किस जगह घर में आपने वॉशरूम देना है, कहाँ ड्राइंग रूम और कहाँ किचन, और उनकी क्या डायमेंशंस होंगी, उनकी सारी जो है हाइट वेट सब एक्सप्लेन होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से प्रोग्राम के कंटेंट्स और प्रोग्राम की जितनी भी प्रोसेसिंग है, उनकी इनपुट आउटपुट और सारी चीज़ों की फॉर्मेटिंग वगैरह वो फ्लो चार्ट में डिफ़ाइन की जाती है। तो मिसाल के तौर पे एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम का फ्लो चार्ट भी यहाँ पे रखा हुआ है कि जैसे कि एक प्रोग्राम आप बना रहे हैं कि 10 टाइम्स आपने नेम प्रिंट करना है GW बेसिक की मदद से। ये आपका प्रैक्टिकल का प्रोग्राम भी है। तो ये आप जो है GW बेसिक का प्रोग्राम बनाने से पहले उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो आपने सबसे पहले डिफ़ाइन किया कि भाई प्रोग्राम स्टार्ट होगा, टर्मिनल बॉक्स आएगा, फिर उसके बाद कनेक्टर्स आएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप एरो प्रिंट हेडिंग कि पहले प्रोग्राम की हेडिंग प्रिंट करोगे, भाई ये 10 दफ़ा नाम प्रिंट होंगे। फिर आप अपना चाहते हैं कंप्यूटर से कि कंप्यूटर आपसे नाम पूछे भाई किसका नाम प्रिंट करना है। ठीक है भाई, तो नाम फिर आप लिखें और फिर उसके बाद एक लूप की मदद से प्रोग्राम 10 दफ़ा, यहाँ पे स्पेसिफाई हुआ है कि 10 दफ़ा मुझे नाम प्रिंट करना है, इसलिए मैंने काउंटर 1 से लेके सिर्फ 10 तक दिया है, और 10 दफ़ा वो मेरा नाम प्रिंट कर देगा जो भी मैंने इनपुट किया होगा। और उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद, चेक करने के बाद, जब 10 टाइम कंप्लीट हो जाएगा वो उस प्रोग्राम को एंड कर देगा। अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कहता है राइट डॉस कमांड्स फॉर द फॉलोइंग। हमें डॉस की कमांड्स लिखनी है। सबसे पहली कमांड लिखनी है टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द डायरेक्टरी ऑन अ सिंगल पेज। तो भाई इसके लिए हमारे पास जो डॉस कमांड यूज़ होती है वो डॉस की इंटरनल कमांड यूज़ होगी और उसका सिंटैक्स होता है dir/p। खाली dir कमांड जो होती है वो तो सारे कंटेंट्स को डिस्प्ले कर देती है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि आपने पेज वाइज डिस्प्ले करना है। तो पेज वाइज अगर डिस्प्ले करना हो तो हमें उसके साथ जो आपकी dir कमांड है उसके साथ जो है हमें स्विच यूज़ करना पड़ता है /p। ये स्विच जो होते हैं एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे यहाँ पे कहा पेज वाइज दिखाओ, विड्थ वाइज दिखाओ। तो ये सारी चीज़ें आप मेन कमांड के साथ, मुख्तलिफ कमांड्स के साथ स्विचेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्टरी कमांड के साथ स्विच यूज़ होता है /p। इससे आपके जो कंटेंट्स होते हैं वो पेज वाइज डिस्प्ले होंगे, और जो डिस्प्ले होता है वो जब आपकी स्क्रीन फुल हो जाएगी तो उसके बाद वो रुक जाएगा, और जब आप कोई सी भी की प्रेस करेंगे, एंटर की या नेक्स्ट की, तो फिर उसके बाद वो स्क्रीन जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी और वो दूसरे जो है ना कंटेंट्स, जो फर्दर कंटेंट्स हैं जो नेक्स्ट पेज पे होंगे वो भी डिस्प्ले करेगा। इसी तरीके से अगला हमसे पूछा है टू फॉर्मेट डिस्क विद सिस्टम। तो यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि आप अपनी डिस्क को फॉर्मेट करें और उसको सिस्टम फाइल के साथ बूटेबल बना करके रेडी भी करें। तो उसके लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट यूज़ होती है, ऑब्वियसली फॉर्मेट करना है तो हम एक्सटर्नल डॉस कमांड यूज़ करेंगे फॉर्मेट की, और साथ में जो इन्होंने ये सिस्टम वाली जो चीज़ अटैच करी है इसके लिए हमें स्विच यूज़ करना पड़ेगा /s का। ठीक है भाई, तो आप एक फॉरवर्ड स्लैश के साथ जो s लिखेंगे तो उससे वो जब फॉर्मेट करेगा तो उसमें सिस्टम फाइल्स को भी साथ में उस डिस्क के ऊपर फॉर्मेटिंग के बाद कॉपी कर देगा, और वो डिस्क जो होगी वो एक बूटेबल डिस्क बन जाएगी। ठीक है, यहाँ जो बीच में जो a यूज़ किया है ये ड्राइव के तौर पे यूज़ किया है, a और सेमीकोलन और a और कॉलन। तो यहाँ पर आपका ये कोई ज़रूरी नहीं कि a लगाएं, आप कोई सा भी जो है C D जो भी आपकी जिस ड्राइव को आप फॉर्मेट कर रहे हैं उसी ड्राइव का यहाँ पर आप अपने डिस्क का मेंशन करेंगे।
तीसरा हमसे कह रहा है कि टू डिस्प्ले करंट वर्जन ऑफ डॉस, अगर आपको मौजूदा वर्जन डॉस का देखना हो तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना चाहिए, तो हम इंटरनल कमांड यूज़ करेंगे वर्जन वाली VER। तो जब VER लिख करके एंटर करेंगे तो उससे हम जो सा डॉस का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब उसके बाद आखिरी जो शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है वो है व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल्सो डिफाइन इट्स इंपॉर्टेंस। तो आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कंपोनेंट होता है, और उसका काम क्या होता है, ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो डायरेक्टली कंप्यूटर के हार्डवेयर को सुपरवाइज करते हैं। हम कंप्यूटर को यूज़ ही नहीं कर सकते, बाकी सारे कंपोनेंट्स माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन और जितने भी ग्राफिक्स कार्ड वगैरह जो कंपोनेंट्स हैं डायरेक्टली उनको हम यूज़ नहीं कर सकते, यूज़र उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकता। क्या होता है कि भाई आप जब भी कभी कोई कंप्यूटर सिस्टम लेते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो सबसे पहले इंस्टॉल करवाते हैं। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो, विंडोज़ ही ना हो, तो फिर आप बाकी एप्लीकेशंस कैसे इंस्टॉल करेंगे, गेम्स कुछ भी इंस्टॉल नहीं होंगे। तो जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं जैसे MS ऑफिस हो गया या जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये सारे सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। ये काम नहीं करेंगे जब तक कि आपके पास सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र को हार्डवेयर यूज़ करने के लिए। तो ये ढेर सारी जो बातें बताई हैं सारी उसकी क्या है, इंपॉर्टेंस है। तो उसकी इंपॉर्टेंस को हम किस तरह से लिखेंगे कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले तो हमारी रिसोर्सेज को मैनेज करता है, कंप्यूटर की जितनी भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, CPU, मेमोरी, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर वगैरह, इन तमाम डिवाइसेस को ऑपरेट करने का, कंट्रोल करने का, इनके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। फिर उसके बाद हम उसकी मदद से उन जो है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की मदद से उनको यूज़ कर सकते हैं। वरना बिना इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के तो हम कंप्यूटर यूज़ ही नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तो ये इसकी इम्पॉर्टेंस है। मिसाल के तौर पर विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, सोलारिस हो गया, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसाल है। उसके बाद यहाँ तो हमारा B सेक्शन का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम, और अब जो है C सेक्शन की बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो C सेक्शन में 4 सवाल हैं, उनमें से करने सिर्फ कोई से अपनी मर्ज़ी के 2 हैं। हमने तो सारे सॉल्व करने हैं, जो से आपको आसान लगे फिर आप। अच्छा, अभी आप मॉडल पेपर की जब आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप सारे क्वेश्चंस किसी को भी ना छोड़ें, सबकी प्रैक्टिस करके जाएँ, सबको याद करें, ठीक है ना, अच्छी तरह से उनको रिमाइंड करके जाएँ, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में भी आपसे जो हम बातें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं पूछ सकते हैं। ठीक है ना, या इनमें से कोई सा भी जो है 2 क्वेश्चन भी अगर आपके लग गए, आप सारे याद करके जाएँ तो आपका काम आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहला सवाल तो है डिफाइन CPU एंड ऑल इट्स मेजर पार्ट्स। CPU के बारे में हम जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारा वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर का कंपोनेंट होता है। ठीक है भाई, और ये हमारे पास जो है सिस्टम कैबिनेट के अंदर जो मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड के अंदर एक छोटी सी चिप होती है जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं जैसे हम लोग यूज़ करते हैं, तो उन पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर जो CPU होता है वो एक छोटी सी चिप के ऊपर होता है जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। बाकी वरना अगर जो लार्ज स्केल कंप्यूटर्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम वगैरह कंप्यूटर जो हैं, तो ये जो कंप्यूटर्स होते हैं इनका हार्डवेयर बड़ा होता है और इनके प्रोसेसर्स भी बड़े होते हैं। तो ये सिर्फ सिंगल चिप पे नहीं होते, बल्कि ये तो पूरे बहुत सारे कैबिनेट्स के ऊपर इनके प्रोसेसर्स के सर्किट्स होते हैं। हमारे बहरहाल पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, या हमारा डेस्कटॉप PC, तो उसमें जो है CPU सिर्फ एक चिप के ऊपर होता है, उसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और वो जो चिप होती है यानी CPU, भले से वो छोटा कोई सा आपके पास माइक्रो कंप्यूटर है या मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर, कोई सा भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो, उसके अंदर जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। ठीक है ना, सिर्फ उनके साइज़ और फंक्शनैलिटी में एडवांसमेंट हो जाती है टाइप के हिसाब से। तो 5 कंपोनेंट्स आपको हमेशा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में मिलेंगे। ठीक है, और पहला जो यूनिट होता है वो कहलाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको ALU भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसका नाम से जाहिर है कि ये अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट है, कि ये सारी की सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा, और साथ में जो लॉजिकल कंपैरिजन होता है, चीज़ों को कंपेयर करना, मैच करना, तो ये वो सारा डाटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। इससे काम करवाना ये जिम्मेदारी कंट्रोल यूनिट की होती है। कंट्रोल यूनिट पूरी जो है डाटा फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है, इनपुट और आउटपुट के। ठीक है, इनपुट आउटपुट स्टोरेज, सारी डाटा की जो जितनी भी ट्रैफिक चल रही होती है वो सब कंट्रोल यूनिट के अंडर में मैनेज हो रही होती है। तीसरा जो अहम हिस्सा होता है हमारे पास हमारे CPU का, उसको हम क्लॉक कहते हैं। क्लॉक ये नहीं कि कोई घड़ी बड़ी होती है पहनी हुई उसने, क्लॉक का मतलब होता है पल्स जनरेटर। कंप्यूटर की स्पीड का अंदाज़ा उसकी क्लॉक स्पीड से ही होता है। जितने भी जो हमारे CPUs होते हैं उनकी जो क्लॉक स्पीड्स होती है उनको मेजर मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में किया जाता है। तो कोई भी
प्रोसेसर जितनी ज़्यादा तेज़ पल्सेस जनरेट करेगा उतनी ज़्यादा उन इलेक्ट्रिकल पल्सेस की स्पीड की वजह से उसकी प्रोसेसिंग की स्पीड भी तेज़ होगी। तो ये वो ज़रिया है जिसकी मदद से आप किसी सीपीयू की स्पीड को मेजर करते हैं, ठीक है ना, क्लॉक की मदद से। उसके बाद चौथा और पांचवा जो हिस्सा होता है हमारे पास, वो हमारे पास एक टेम्प्रेरी मेमोरीज होती हैं जिनको रजिस्टर्स और कैशे कहा जाता है। तो रजिस्टर जो होता है वो एक ऐसी टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया होता है जो कि डाटा को होल्ड करता है बीच में वक्ती तौर पे प्रोसेसिंग के दौरान। ये बिल्कुल ऐसे समझ लें कि ये आपकी रफ़ कॉपी की तरह होता है कि जो आप जिस किस्म की जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई एक्सप्रेशन या इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उसको किस्तों में सॉल्व करते हैं कि पहले आप उसके ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, एक्सपोनेंट सॉल्व करेंगे, तो उन मुख्तलिफ स्टेजेस में सॉल्व करके उन आंसर्स को रजिस्टर्स में सेव करता रहता है और फिर उसके बाद उनको इकट्ठा कंपाइल करके जो है फाइनल आंसर जनरेट करता है। इसी तरीके से हमारे पास कैशे जो होती है वो उसका भी काम यही होता है कि परमानेंट टेम्परेरी तौर पे हमारे डाटा को होल्ड करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अवेलेबल होती है। जिस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कैशे भी ज़्यादा अवेलेबल होती है तो उससे उसकी स्पीड में और परफॉर्मेंस में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये समझ लें कि जितनी ज़्यादा बड़ी रफ़ कॉपी होगी ना तो उतना ज़्यादा आप काम जो है वो ईज़िली उसके ऊपर कर सकते हैं। तो हमारे पास कैशे प्रोसेसर के अंदर भी होती है और जो है उनको उसको इंटरनल कैशे कहते हैं, और कुछ कैशे जो है वो हमारे पास एक जो है उसके प्रोसेसर के बाहर मदरबोर्ड पे होती है, तो उसको हम एक्सटर्नल कैशे कहते हैं। और कैशे से हमारे कंप्यूटर की स्पीड में बहुत फ़ायदा होता है। तो जो हाई एंड कंप्यूटर्स होते हैं, एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं, तो उनकी जो परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उसकी वजह ये होती है कि उनके हार्डवेयर में भी ये रजिस्टर्स और कैशे जो होते हैं वो ज़रा एक्सटेंडेड कैपेबिलिटीज़ के होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट इज़ नंबर सिस्टम एंड डिस्कस डिफरेंट नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम का मतलब ये है कि काउंटिंग और कैलकुलेशन के लिए एक ख़ास किस्म के नंबर्स का इस्तेमाल, ठीक है, उन डिजिट्स का इस्तेमाल जिनकी वजह से आप कैलकुलेशन करवाएं, तो वो एक नंबर्स जो होते हैं वो ख़ास एक नंबर सिस्टम्स कहलाते हैं। जैसे हम जो यूज़ करते हैं नेचुरल नंबर सिस्टम, तो वो वहाँ पे हमारे पास जो जितने भी जो डिजिट्स हैं वो 0 से लेकर 9 तक हैं, ठीक है भाई। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम भी कहलाता है, इसके अंदर 10 डिजिट्स हैं। तो जितनी भी हमने मैथमेटिक्स पढ़ी है बचपन से, आँख खोल गई, वो 2 का टेबल, 3 का टेबल, और अब हम अलजेब्रा और कैलकुलस करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें आप जो डिजिट्स यूज़ करते हैं वो सारे वो 0 से 9 के दरमियान होते हैं। तो गोया आप जो सिस्टम यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नेचुरल नंबर सिस्टम है जिसकी मदद से हम अपने आज के दौर में कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। किसी भी नंबर सिस्टम में जितने डिजिट्स यूज़ होते हैं वो उस नंबर सिस्टम की बेस कहलाते हैं, ठीक है भाई। और जो नंबर लिखा हुआ होता है उसके अंदर जो हर वैल्यू होती है उस वैल्यू को उस नंबर सिस्टम का पोजिशनल वेट भी कहा जाता है, ठीक है भाई। तो ये हम जब एडवांस लेवल पे करेंगे कैलकुलेशन वगैरह तो समझ में आ जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल हमें सिर्फ थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है कि नंबर सिस्टम क्या होता है और उसकी टाइप्स कितनी होती हैं। तो भाई नंबर सिस्टम समझ आ गया भाई कि नंबर्स डिजिट्स जो हम यूज़ करते हैं, कितने डिजिट्स यूटिलाइज़ कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, वो एक ख़ास नंबर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। बेसिकली हमारे पास 4 तरह के नंबर सिस्टम्स होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेके 9 तक, और इसकी जो बेस होती है वो 10 होती है क्योंकि इसमें 10 डिजिट्स यूज़ होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम ये वो नंबर सिस्टम है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की के अंदर यूज़ होता है, यानी जो मशीन लैंग्वेज होती है वो भी 0 और 1 पर बेस करती है। तो इसको जो है हम कंप्यूटर का नंबर सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि तमाम कंप्यूटर्स सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम पर इंटरनली वर्क कर रहे होते हैं। ये सब हमारे सामने स्क्रीन पे ये सब इंग्लिश में इंग्लिश लिखी हुई नज़र आ रही है, ये सारे टाइटल्स डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन इन द बैकग्राउंड कंप्यूटर इन चीज़ों को समझता अपनी 0 और 1 की बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, आपका ओवन हो, वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी, जहाँ आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कोई इनपुट देते हैं या कोई उसमें चिप लगी होती है रैम रोम की, वो सारी वर्किंग जो होती है ना वो बाइनरी यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ऊपर कर रहा होता है। तो चूँकि इसमें 2 डिजिट्स यूज़ होते हैं इसीलिए इसकी बेस होती है 2, और वो डिजिट्स जो ये यूज़ करता है वो सिर्फ 0 और 1 होते हैं, ठीक है भाई। 0 ऑफ के लिए भी यूज़ होता है, 1 का मतलब होता है ऑन। ऑक्टल नंबर सिस्टम ये 8 डिजिट्स पर बेस करता है, ये 0 से लेके 7 तक इसके डिजिट्स होते हैं। ये वैसे मिनी कंप्यूटर्स के अंदर ये अर्ली डेज़ में यूज़ किया जाता था, ठीक है भाई। और इस नंबर सिस्टम की मदद से जो है कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती थी। इसी तरह हमारे पास एक और जो आजकल एडवांस सिस्टम है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये वो नंबर सिस्टम होता है जिसमें 16 डिजिट्स होते हैं, ठीक है भाई। और इस 16 डिजिट्स के अंदर पहले 0 से 9 तक तो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम्स होते हैं,
फिर उसके बाद हमारे पास 6 जो डिजिट्स हैं, यानी 10 तो हमारे वही हेक्सा के हो गए, वो हेक्सा कह रहा हूँ डेसिमल के हो गए, और बाकी जो डिजिट्स हुए 6 वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि ए से लेके एफ तक यूज़ होते हैं। ठीक है, तो 2 कैटेगरीज में इसकी, पहले 0 to 9 डिजिट्स हुए और फिर ये 10 डिजिट्स हो गए और फिर 6 अल्फ़ाबेट्स यूज़ होगा। तो इस तरह से मिला के इसके एलिमेंट्स जो होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के वो 16 होते हैं, इसीलिए इस नंबर सिस्टम की बेस भी 16 होती है। चले, अब हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 12, वो कहता है व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ प्रोग्राम। यानी कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स जो है उनको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स आप जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं विद रेफरेंस टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यानी आपके दिमाग में पता होना चाहिए कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के प्रोग्रामिंग के हवाले से आपने पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे चल करके आप में से जो बच्चे कॉमर्स ज्वाइन करेंगे या आप जब बिज़नेस स्टडीज़ करेंगे तो एक वहाँ पर भी जब आप बिज़नेस स्टडीज़ या मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के नाम से एक टॉपिक होता है। तो खैर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमारी थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। तो कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि हमारा मतलब प्रोग्राम बनाना होता है यहाँ पे, कि आपको किसी ख़ास चीज़, किसी ख़ास टॉपिक पर आपने कंप्यूटर को गाइड करने के भाई ये काम करके दिखाओ। ठीक है ना, कोई आपने जैसे 10 दफ़ा नाम प्रिंट करवाना है या कोई इक्वेशन है जो सॉल्व करनी है मैथमेटिक्स की, तो ये आपके लिए मसला है कि भाई ये चीज़ मुझसे सॉल्व नहीं हो रही या ये चीज़ मुझे कंप्यूटर सॉल्व करवानी है ताकि बहुत सारा काम बहुत जल्दी किया जा सके। तो ये आपकी एक प्रॉब्लम है, आपने पहले अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप का मतलब यहाँ कंप्यूटर में कि एक पूरा सिक्वेंशियल प्रोसेस जिससे हम अपने प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव से लेके फाइनल प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन तक जो प्रोग्राम फाइनली बन जाता है, इस प्रोसेस को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोग्राम क्या होना चाहिए, उस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आपने बनाना है, मसला क्या है आपका, किस चीज़ को सॉल्व करना चाह रहे हैं आप। तो प्रॉब्लम सबसे पहले डिफ़ाइन करना सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है ना, कहते हैं शुरुआत अच्छी होगी ना तो आगे फिर इंशाअल्लाह ताला आगे भी सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहेगा। तो आप सबसे पहले अगर आप प्रोग्राम के शुरू में ही कि आप बनाना क्या चाह रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अगर उन सारी चीज़ों को पहले ही डिफ़ाइन कर दिया जाए प्रोग्राम की एक पैरामीटर को, तो उससे आगे प्रोग्राम की कोडिंग करने में बड़ी आसानी होती है। ये नहीं कि आप फिर जब प्रोग्राम का कोड बनाने बैठ गए फिर आपको याद है अरे नहीं इसमें ये चीज़ भी होती तो अच्छा था, अगर ये चीज़ भी ऐड हो जाती। तो इस तरीके से क्या होता है, फिर जब आप एडवांस लेवल पर जब आप में से जो बच्चे आगे चल के प्रोग्रामर्स बनेंगे तो फिर उनके लिए अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि बाद में फिर ख्याल आ रहा है और फिर उसको जो है ना कोडिंग के बीच में इंसर्ट करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, मैंने जब प्रोग्राम जो आपके GW बेसिक के प्रोग्राम से उनकी जब वीडियोस बनाई थी तो शुरू में एक्सप्लेन किया था कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है प्रोग्रामिंग का वो ये नहीं कि कंप्यूटर खोल करके बैठ गया और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बैठ के कोड्स लिख रहे हैं। नहीं, पहले आप उसकी वर्किंग करते हैं, आप पहले अपना डिसाइड करते हैं व्हाट शुड बी द प्रोग्राम, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, यानी पूरा आपके दिमाग में ड्रीम इमेज होता है। तो वो सारी चीज़ें हमारी इस डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में एक्सप्लेन की जाती हैं। जितना अच्छा आप अपनी प्रॉब्लम को और अपनी तमाम चीज़ों को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन कर लेंगे, फिर आप आ जाएं और सोचें कि उसको प्लान करेंगे आखिर इसको हासिल कैसे करना है, इस चीज़ को किस तरीके से सॉल्व करना है, प्रोग्राम को लिखना कैसे, स्टेप्स क्या होंगे। आपने मुख्तलिफ सॉल्यूशंस में से, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ में से जो आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल स्ट्रेटजी लगी, अब आपने उस सूटेबल स्ट्रेटजी का एल्गोरिथम डेवलप किया। एल्गोरिथम का मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने डायग्राम बनाई कि किस तरीके से आप मुख्तलिफ प्रोसेसेस के अंदर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, पूरा फ्लो चार्ट बनाया आपने, स्टेप्स मतलब कोड लिखने से पहले आपने उसकी एक ड्राइंग बना ली कि मेरे प्रोग्राम का इन एंड आउट और डाटा फ्लो होगा क्या। जब वो सब हो जाए तो फिर कोडिंग लिखना आसान हो जाता है कि आप फिर प्रोग्राम को कोड करेंगे। और कोड करने का मतलब ये होता है कि बस हर फ्लो चार्ट के स्टेप को किसी हाई लेवल लैंग्वेज पर, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आप बैठ करके उसका प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं, बना रहे हैं, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स में स्टेटमेंट्स को लिखना, फ्लो चार्ट के हर स्टेप को प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना, ये कोडिंग कहलाता है। अब चूँकि कंप्यूटर तो हमारी कहीं भी बातें नहीं समझता, हम इंग्लिश में जो कुछ भी लिखते हैं, तो क्या करते हैं कंप्यूटर को समझाने के लिए कंप्यूटर की ज़बान में उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करना पड़ता है। इस स्टेप को कंपाइलिंग कहा जाता है, मतलब कन्वर्जन ऑफ प्रोग्राम फ्रॉम सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, कि वो सोर्स प्रोग्राम को कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज में 0-1 में कन्वर्ट करता है, इसको कंपाइलिंग कहते हैं। तो जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उन सब लैंग्वेजेस के अलग अलग कंपाइलर्स होते हैं और उन कंपाइलर्स की मदद से उन प्रोग्राम्स को हम एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करके फिर कंप्यूटर से रन करवाते हैं।
जब प्रोग्राम रन होता है तो लाजमी सी बात है कि उसमें एरर्स भी आने के बहुत मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होते हैं। तो हम अपनी गलतियों को जब प्रोग्राम रन करते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ हमने कहीं गलती से टाइपिंग मिस्टेक कर दी या कोई लॉजिकल एरर आ गया। तो वो सारे एरर्स हमारे पास उस प्रोग्राम के जब उसको रन करते हैं तो सामने आते। तो उन सबको दूर करना टेस्टिंग और डिबगिंग कहलाता है। तो टेस्टिंग और डिबगिंग में हम प्रोग्राम की उन तमाम तर चीज़ों को, जितने भी हमने प्रोग्राम के स्टेप्स लिखे होते हैं, उसको अच्छी तरह रन करके मेक श्योर करते हैं कि उसके अंदर किसी किस्म का एरर, कोई बग ना रहे। ठीक है, और जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता हम उसकी बार बार टेस्टिंग और डिबगिंग करते रहते हैं। और फिर फाइनली हमारे पास जब टेस्टिंग और डिबगिंग करके सारे एरर्स, बग्स रिमूव हो जाते हैं तो फिर हमारा वक्त आता है लास्ट स्टेज का, जिसे हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब यानी कि अब आपके पास प्रोग्राम रेडी हो गया, अब आपने इसको उठाएं और इसको रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, यानी आपका जो असल जो इसको रियल इन्वायरमेंट में जो डाटा रिसीव करना है उसके ऊपर उससे काम करवाएं। यानी कि इसको फाइनली जिस जगह इंस्टॉल करना है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ पर इसको इंस्टॉल करके लाइव डाटा के साथ इसके ऊपर काम का आगाज़ किया जाता है। ठीक है ना। साथ साथ एक और काम जब हम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के साथ, वो करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन वैसे तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो प्रोग्रामिंग के शुरू से, यानी कि फर्स्ट प्रोसेस से जब आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे होते हैं उस वक्त से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इन दी एंड डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये होता है कि अब आपने प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद उस प्रोग्राम को, जाहिर सी बात है, आप जब किसी ऑपरेटर को देते हैं कि भाई इस तरीके से इस पर काम करना है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसको कुछ हैंड आउट, कुछ नोट्स देते हैं। ठीक है ना। जैसे आप कोई मशीन ख़रीदते हैं तो उसमें से उसका मैनुअल निकलता है, तो वो मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन की वजह डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। तो इसी तरह आपके प्रोग्राम की भी जो आप अपने एंड यूज़र के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं, या जो आप किसी दूसरे प्रोग्रामर के लिए कि भाई वो अगर इसको स्टडी करे तो उसके कमेंट्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन कहलाती है। ठीक है भाई। इसकी मदद से जो है प्रोग्राम को जो यूज़ करते हैं उनके लिए समझना, या कोई मसला हो तो वो उससे जो है ना रेफ़र कर सकते हैं। तो ये होगा हमारे स्टेप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के। इसकी मदद से हमारा प्रोग्राम हो जाएगा एकदम रेडी। अब आखिरी अल्हम्दुलिल्लाह सवाल इस मॉडल पेपर का वो है डिफाइन कीबोर्ड विद इट्स डिवीजन। कीबोर्ड आप जानते हैं कि एक प्राइमरी टेक्स्ट इनपुट डिवाइस है और उसके अंदर टाइपराइटर जैसी कीज़ होती हैं और उसकी मदद से आप जो है डाटा को इंटर करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपने कीबोर्ड कई दफ़ा देखा होगा। तो उस कीबोर्ड को देखते ही आपको उसके मुख्तलिफ सेक्शंस जो हैं वो हिफ्ज़ हो जाएंगे कि उसके मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं। सबसे पहले आपका जो सेंटर वाला हिस्सा होता है, जस्ट लाइक अ टाइपराइटर, तो उसको अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड भी कहते हैं। तो उसमें सारे अल्फ़ाबेट्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है भाई, आपके पास मॉडिफायर कीज़ वगैरह वो सारी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड में मौजूद होती हैं। इसी तरीके से कुछ कीबोर्ड्स में तो तमाम हमारे पास न्यूमेरिक कीपैड होता है, लेकिन जो लैपटॉप्स के जो हमारे पास आते हैं तो उनमें से कुछ में न्यूमेरिक कीपैड इंक्लूडेड होता है और कुछ में न्यूमेरिक पैड अलग से ऐड नहीं होता। ठीक है ना। तो उसमें न्यूमेरिक कीपैड जस्ट लाइक कैलकुलेटर, उसमें सारे नंबर्स और ऑपरेटर्स होते हैं। फंक्शनल कीज़ ये वो कीज़ होती हैं जो ऊपर एक स्ट्रिप होती है F1 से लेकर F12 तक, और इनका फंक्शन जो है वो हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंट होता है। ठीक है ना। ये किसी ख़ास फंक्शन को परफॉर्म करने का शॉर्टकट्स होती हैं। इसी तरह जब गेम खेलते हैं तो वो जो एरोज़ वगैरह होते हैं और उसके एरोज़ के ऊपर भी एक बंच होता है जिसमें होम, पेज अप, पेज डाउन की जो कीज़ होती हैं वो सारी नेविगेशन या कर्सर मूवमेंट कीज़ कहलाती हैं। तो उसकी मदद से आप पेज के ऊपर जो है कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं। इसी तरह मॉडिफायर कीज़ हमारे पास जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ जहाँ होती हैं तो वहीं साथ में हमारे पास कुछ कीज़ होती हैं शिफ्ट, ऑल्ट और कंट्रोल। तो इनको मॉडिफायर कीज़ कहते हैं क्योंकि इनको प्रेस करके आप जो भी की प्रेस करेंगे, जैसे कंट्रोल प्रेस करके सी प्रेस करेंगे तो सी लिखा हुआ नहीं आएगा, बल्कि एक फंक्शन परफॉर्म होगा कि जो चीज़ सेलेक्ट होगी वो कॉपी हो जाएगी। तो ये किसी भी की का फंक्शन मॉडिफाई करती हैं, इसीलिए इनको मॉडिफायर कीज़ कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं जो कि कुछ कीबोर्ड्स होते हैं जिसमें मल्टीमीडिया वगैरह की भी कीज़ होती हैं। ठीक है ना। मुख्तलिफ शॉर्टकट कीज़ होती हैं, और वरना इंसर्ट, डेल, स्केप की और प्रिंट स्क्रीन की ये जो होती हैं सारी की सारी आपकी इन स्पेशल कीज़ में आती हैं। तो ये हो गया ख़त्म हमारा आखिरी सवाल, और ये हो गई डिस्कशन कीबोर्ड की भी कंप्लीटेड। उम्मीद है कि आपको जो है इससे बहुत हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह आपको कामयाब करे। ठीक है भाई, थैंक यू।